नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इन दिनों कांग्रेस के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। कहते हैं कि जब राहु, केतु और शनि का प्रकोप एक साथ किसी पर पड़ता है तो उसका जीना हराम हो जाता है और हर तरफ से सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। कांग्रेस की हालत देख कर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की ईडी ने समन भेजकर बेचैनी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट ने ऐसा झटका दिया है जिससे उनकी हालत खराब हो गई है। कांग्रेस के दो सीएम एक साथ बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, जिस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे मुश्किल में फंसे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी? ईडी ने किस मामले में समन भेजकर बढ़ाई बेचैनी? क्यों लगा सीएम सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से झटका? क्या एक साथ नप जाएंगे कांग्रेस के दो सीएम? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की हालत खराब करती है। सुलगता में आगे बताएंगे कर्नाटक की सीएम सिद्धारमैया को कैसे लगा हाई कोर्ट से झटका। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल यानी 24 सितंबर को ईडी ने रेवंत रेड्डी को समन भेजा है और उनकी परेशानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि साल 2015 के नोट फॉर वोट केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ये समन भेजा है। इतना ही नहीं, रेड्डी को कोर्ट के सामने 16 अक्टूबर या उससे पहले हाजिर होने के लिए कहा गया है। ऐसे में अगर कांग्रेस सीएम ईडी के सामने पेश हुए तो उनको कई तीखे सवालों का सामना करना होगा, जवाब भी देना होगा। अगर नहीं हुए तो समन को अनदेखा किया तो फिर समन पर समन आएगा और हाल शायद केजरीवाल वाला ना हो जाए। शायद यही सोचकर सीएम रेवंत रेड्डी की टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बता दें कि 2015 में जब केसीआर की सरकार थी तब टीडीपी विधायक रेवंत रेड्डी कैमरे पर एक नामित विधायक को 50 लाख रुपए ऑफर करते हुए पकड़े गए थे। रेवंत रेड्डी ने एमएलसी चुनाव में वोट के बदले में एमएलए एल्विस एंटीफेंचन को रकम ऑफर की थी। बाद में इस मामले में रेवंत रेड्डी को तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वहीं बीआरएस के कर्मचारी अध्यक्ष केटीआर ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। केटीआर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अमृत 2.0 योजना के तहत फर्जी निविदा आवंटन पर केंद्रित 8,888 करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम रेड्डी को क्या दिए निर्देश? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से जुड़े मामले पर सुनवाई की और 2015 के कैश फॉर वोट मामले को तेलंगाना से भोपाल ट्रांसफर करने से मना कर दिया। याचिका बीआरएस विधायक गुंडा कंडला जगदीश रेड्डी ने लगाई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने रेड्डी को निर्देश दिया कि वे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज में किसी भी तरह से दखल न दे। कोर्ट ने कहा कि एसीबी के डायरेक्टर मामले के बारे में तेलंगाना के सीएम को रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं संविधान के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे के काम को सम्मान देंगे। वहीं मई 2015 में एसीबी ने ही रेड्डी को विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार को सपोर्ट के बदले 50 लाख की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट उसी मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रेड्डी के बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर कमेंट को लेकर दिए माफीनामे को मंजूर भी कर लिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि निष्पक्ष आलोचनाओं का स्वागत है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए। गैर जरूरी टिप्पणियों से संवैधानिक अधिकारियों के बीच टकराव बढ़ेगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट पर कमेंट करने के लिए रेड्डी को फटकार लगा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पिछली सुनवाई 29 अगस्त को हुई थी। इससे पहले दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया था कि बीआरएस नेता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए काम किया।
के कविता को बीआरएस और भाजपा के बीच समझौते के कारण जमानत मिली है। इसी मामले पर 29 अगस्त की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को फटकार लगाते हुए कहा था कि सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। कोर्ट नेताओं से पूछकर फैसले नहीं सुनाती। ऐसे में बयान लोगों के मन में आशंका पैदा करते हैं। हालांकि सीएम रेड्डी ने अपने बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी थी। रेवंत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई उनमें कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया। बाद में कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच बीआरएस विधायक गुंडाकंडला जगदीश रेड्डी की तरफ से लगाई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जगदीश ने मुकदमे को तेलंगाना से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसको लेकर अब कोर्ट ने मामले को ट्रांसफर करने से मना कर दिया है। क्या है कैश फॉर वोट घोटाला? रेवंत रेड्डी को 31 मई 2015 को एसीबी ने विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का सपोर्ट करने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस एंटीफेंशन को 50 लाख की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। रेवंत तब तेलुगु देशम पार्टी में थे। आरोप है कि विधान परिषद चुनाव के दौरान टीडीपी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का समर्थन करने के लिए रेवंत रेड्डी ने मनोनीत विधायक एल्विस एंटीफेंशन को कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। रेवंत रेड्डी के अलावा एसीबी ने कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। बाद में उन सभी को जमानत दे दी गई। वहीं जुलाई 2015 में एसीबी ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश के तहत चार्जशीट दायर की थी। कैसे बढ़ गई सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और सीएम मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुड्डा लैंड स्कैम यानी मैसूर जमीन घोटाला में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी है। वहीं सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। इसी केस के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि राज्यपाल का यह आदेश राजनीति में बदले की भावना से दिया गया आदेश है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि राज्यपाल ने बिना सोचे समझे और संवैधानिक नियमों के खिलाफ आदेश दिया है। मैंने 40 साल के राजनीतिक करियर में कुछ भी गलत नहीं किया। भाजपा को विरोध करने दो, मैं बेदाग हूं। जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनके इस याचिका को खारिज कर दिया है। जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री को इस मामले में जांच का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आदेश के बाद सिद्धारमैया ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। उनके खिलाफ लड़ाई हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। क्या है मुड्डा लैंड स्कैम यानी मैसूर जमीन घोटाला? दरअसल ये मसला जमीन के एक टुकड़े का है जिसकी नाप 3.14 एकड़ है, जो सिद्धारमैया के पति पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है और उन्होंने सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की है। इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया अब तक इन सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं। उन्होंने राज्यपाल के फैसले को भी असंवैधानिक बताया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुड्डा भूमि घोटाला क्या है? मुड्डा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। 50:50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। यह योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में उस वक्त की भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। सरकार की तरफ से योजना को बंद करने के बाद भी मुड्डा ने 50:50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री की पत्नी का योजना से क्या संबंध? आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि मुड्डा द्वारा अधिग्रहित की गई है। इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित की गई। मैसूर के बाहरी इलाके
केआरए में यह जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में गिफ्ट के रूप में दी थी। आरोप है कि मुड्डा ने इस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी। मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती ने आवेदन किया, जिसके आधार पर मुड्डा ने विजयनगर 3 और 5 फेज में 14 साइटें आवंटित कर दी। यह आवंटन राज्य सरकार की 50/50 योजना के तहत कुल 38,284 वर्ग फीट का था। जिन 14 साइटों का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर हुआ, उसी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पार्वती को मुड्डा द्वारा इन साइटों के आवंटन में अनियमितता बरती गई है। तो इस तरह से एक साथ कांग्रेस के 2 सीएम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक पर ईडी का हंटर चल पड़ा है, तो दूसरे को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मामले में जांच आगे बढ़ी तो एक साथ कांग्रेस के 2 सीएम नप सकते हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।